Good morning students. So in the last class we are discussing the MCQ from the Holy Faith book of chapter the fundamental unit of life, and in that part we have already discussed 7 of the question of this book. So today we will take the next question, that is question number 8. So बच्चे question number 8 पढ़ते हैं. Which of the following is a vacuolar membrane? इनमें से आपकी कौन सी वैक्यूलर यानी वैक्यूल के अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है? तो सेल मेम्ब्रेन तो आपकी सेल के अराउंड है, और इसी सेल मेम्ब्रेन को हम यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो भी बोल सकते हैं. ओके. देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको पता है ये मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के अराउंड होंगी, सिर्फ कहाँ पर? यूकैरियोटिक सेल में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, तो वहाँ पर तो हम उसे न्यूक्लियोइड टर्म बोलते हैं. ठीक है. यूकैरियोट का न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस है जिसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगी. देन नेक्स्ट इज टोनोप्लास्ट. टोनोप्लास्ट इज द नेम ऑफ वैक्यूलर मेम्ब्रेन. वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसका नाम बच्चा क्या होता है? टोनोप्लास्ट. तो यहाँ राइट आंसर क्या आ जाएगा? टोनोप्लास्ट. लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, मिडल लैमेला. मिडल लैमेला आपने कहाँ पढ़ा है? जो आपकी सेल वॉल होती है प्लांट सेल में, दो सेल वॉल, मान लीजिए ये एक सेल है इसकी सेल वॉल और ये दूसरा सेल है इसकी सेल वॉल. दो सेल वॉल एडजेसेंट सेल वॉल को जोड़ने के लिए आपका जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, सेल वॉल को कनेक्ट करने वाला आपका जो टिश्यू होगा बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, वो आपका होगा मिडल लैमेला. और मिडल लैमेला कॉम्पोजिशन वाइज ये आपका फॉर्म होगा किससे? ये बना हुआ होगा कैल्शियम पैक्टेट से. ओके. तो यहाँ पर आपका राइट आंसर टोनोप्लास्ट आ जाएगा, क्योंकि हमसे वैक्यूलर मेम्ब्रेन पूछी है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के कॉम्पोजिशन की बात की गई है, और हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो फोस्फोलिपिड से बनी हुई होती है. प्लस यहाँ पर आपका ओनली लिखा हुआ है, बट यहाँ पर आपके जो हैं कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते, प्रोटीन चैनल्स भी होंगे. तो फोस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की आपकी फॉर्म होती है. यहाँ पर हम अदर ऑप्शन देख लेते हैं. अदर ऑप्शन में लिपोप्रोटीन है. लिपोप्रोटीन यानी कि आपका लिपिड जो है प्लस आपका प्रोटीन की लेयर हो. ठीक है. ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि प्रोटीन के ऊपर आपका जुड़ा हुआ है क्या? प्रोटीन के ऊपर आपका ग्लूकोज जुड़ा हो, ग्लूकोज ग्लाइकोजन, तो उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं. एंड क्रोमोप्रोटीन यानी कि आपके ऐसे प्रोटीन्स जिसके ऊपर आपका लाइट गिविंग कंपाउंड, क्रोमो टर्म होता है पिगमेंट कैरी कंपाउंड या लाइट फॉर्मिंग कंपाउंड्स जो हैं वो आपके प्रेजेंट हो, तो आप क्रोमोप्रोटीनेशियस कहते हैं. तो यहाँ पर हमारा एक्यूरेट आंसर कि आपकी जो मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है. ओके. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. गैसेस का एक्सचेंज किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो बच्चा देखिए, यहाँ पर ओस्मोसिस भी एक्सचेंज के लिए टर्म है, डिफ्यूजन भी एक्सचेंज के लिए टर्म है. ठीक है. तो यहाँ पर ओस्मोसिस की बात करते हैं. ओस्मोसिस होता है जब वाटर का एक्सचेंज हो, किसके थ्रू? सेमी परमिएबल, ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. ये डेफिनेशन कंप्लीट हुई. ये तीनों चीज़ें आपका यहाँ आनी चाहिए. कभी भी मॉलिक्यूल हाई से लो की तरफ जाता है तो उसे हम अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी बोल देते हैं, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में भी आपकी एनसीईआरटी में ये आपकी लाइंस हो. ठीक है. तो यहाँ पर आपका ओस्मोसिस क्या है? वाटर का मूवमेंट अलोंग द कंसंट्रेशन. आपसे मैं अलोंग द कंसंट्रेशन टर्म यूज़ करूँगी, मीन्स फ्रॉम हाई टू लो. तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ओके. थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन भी आपके मॉलिक्यूल्स का अगेन मूवमेंट है. ये भी क्या? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि यहाँ पर भी हाई से लो की तरफ. लेकिन जर्नली हम यहाँ पर जो मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं वो गैसेस करते हैं, और आपका डिफ्यूजन जो है वो आपका
जो बहुत पास में एक्सचेंज हो रहा है, यानी सेल टू सेल, एक सेल से दूसरे सेल में जो मूवमेंट हो रही है, तो सेल टू सेल एक्सचेंज में आपका ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो हमें गैसेस एक्सचेंज के लिए ही लेना था, तो अगर दोनों में से चूज़ करना, ओस्मोसिस तो वाटर के लिए, तो ये तो कट गया, तो हम किसको चूज़ करेंगे, डिफ्यूजन। बाकी टर्म्स भी देख लेते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है बच्चे? ट्रांसपोर्ट आपके दो टाइप के होंगे, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव आपका ट्रांसपोर्ट होता है जहाँ पर आपको एनर्जी मॉलिक्यूल सप्लाई करना पड़े, यानी कि आप मॉलिक्यूल को एक्सचेंज करा रहे हो, बट उसके लिए आपको एटीपी एनर्जी देनी पड़ रही है सेल को अपनी, ठीक है। और ये एनर्जी मॉलिक्यूल का एक्सपेंडिचर जनरली किस प्रोसेस में होता है? सी, आपका अगर मॉलिक्यूल हम एक्सचेंज कराते हैं तो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल को हम हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव कराते हैं। लेकिन मान लीजिए ये आपका सेल है, और इस सेल के अंदर आपको पता है कि कैल्शियम लो है और सेल के इनसाइड कैल्शियम ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ये कैल्शियम ग्रोथ के लिए आपका सेल को चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कैल्शियम ज़्यादा से बाहर की तरफ जाना चाहिए, बट क्योंकि ये सेल की रिक्वायरमेंट है, सेल को असेंशियल है, तो यहाँ पर सेल जो कैल्शियम का मूवमेंट है वो हाई टू लो नहीं, बल्कि जहाँ पर लो है, ऑलरेडी एनवायरनमेंट में कम है, लेकिन ये एनवायरनमेंट से ही इसे पिक करेगा। तो यहाँ पर एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम हो रहा है, यानी कि आपका चीज़ लो से हाई की तरफ जा रही है, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया ना, उल्टा चल रहा है। तो यहाँ पर जब उल्टा चल रहा हो तो ये आपका नॉर्मल आपका डिफ्यूज़ नहीं होता, यहाँ पर फिर हमें एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो ज़्यादातर आपके वो मूवमेंट जहाँ पर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की बात की जाए, वो आपके ज़्यादातर एक्टिव होते हैं। और ऐसा नहीं कि आपका अलोंग द कंसंट्रेशन वाले एक्टिव नहीं होंगे, वो भी हो सकते हैं। जैसे आप बात करते हो फिलॉयम के अंदर आपका फूड का ट्रांसपोर्ट होता है ना बच्चा, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो अलोंग द कंसंट्रेशन है, फ्रॉम हाई जहाँ पर बन रहा है फूड वहाँ से लो की तरफ। पर यहाँ पर फिलॉयम के अंदर जब फूड एंटर करवाया जाता है, क्योंकि फूड तो लीफ में बना, लीफ के मीजोफिल से फिलॉयम में एंटर कराया जाएगा, तो यहाँ पर भी एटीपी का एक्सपेंडिचर होता है, और ये फिलॉयम जिस ऑर्गन तक जा रहा है जहाँ पर उस फूड को यूटिलाइज़ किया जाएगा, वहाँ पर भी आपका इसे बाहर निकाला जाता है, तो वहाँ पर भी एटीपी का कंजप्शन होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें, कोई भी ट्रांसपोर्ट जहाँ पर आपका एनर्जी मॉलिक्यूल सेल को एनर्जी जो है सप्लाई करनी पड़े, वो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। तो ए से एक्टिव, जहाँ पर आपको क्या लगाना पड़े, मॉलिक्यूल की मूवमेंट में एटीपी एक्सपेंड करना पड़े। देन एंडोसाइटोसिस आपका क्या प्रोसेस है? एंडोसाइटोसिस बच्चा आपका प्रोसेस होता है जहाँ पर आपका जो सेल है, सेल के साइटोटर्म होता है, सेल के इनसाइड आपका कुछ चीज़ जा रही हो, जैसे हम कहते हैं अमीबा जो होता है, वो आपका अपना फूड जो है वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू ले रहा है। अब एंडोसाइटोसिस आपके टू टाइप के होते हैं, वन इज़ फैगोसाइटोसिस एंड सेकेंड इज़ पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस हम बात करते बच्चा, जब आपका सेल के इनसाइड सॉलिड फॉर्म में फूड मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, यानी कि बाहर से सॉलिड फॉर्म में फूड जो है वो सेल के इनसाइड मूव कर रहा हो। और पिन्नो होता है पीने के लिए, तो अगर सॉल्यूबल फूड या वाटर सेल के इनसाइड मूव कर रहा है तो वो आपका पिनोसाइटोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंडोसाइटोसिस के दो टाइप्स हैं, फैगो एंड पिनोसाइटोसिस। सो यहाँ पर आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात थी, तो राइट ऑप्शन आपका क्या था, डिफ्यूजन। नाउ द नेक्स्ट वन, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की यूनिट क्या होती है? सोचिए यहाँ पर हेरिडिटी क्या होता है, जहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है करेक्टर का फ्रॉम पेरेंट्स टू यंग वंस, या फिर इसी को मैं कह सकती हूँ कि जहाँ पर वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में आपका इनहेरिटेंस हो रहा हो, या फिर ट्रांसफ़र, हम सिंपल वर्ड में बोले करेक्टर का ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, देन दैट इज़ हेरिडिटी। ओके, अब यहाँ पर यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में अगर करेक्टर ट्रांसमिट होते हैं
तो यहाँ पर वो हेरिडिटी या करेक्टर ट्रांसमिट किस वजह से हो रहे हैं, तो यानी उन करेक्टर को ट्रांसफ़र करने का काम सेल कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है, क्रोमोसोम कर रहा है या जीन कर रहा है। तो आपको पता है जैसे आपके पेरेंटल करेक्टर, मम्मी के फीचर्स, मम्मी की आईज़ आपसे मैच कर रही है, यानी कि मदर से कुछ आपका ट्रांसफ़र हुआ है आपकी बॉडी में। तो यहाँ पर आपका जो ट्रांसफ़र होता है बच्चा, वो सेल तो हटा ही दो, सेल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर कंपोनेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के ऊपर होता है आपका जीन। मैम ने आपको पढ़ाया होगा अर्ली स्टेजेस पर न्यूक्लियस इस तरह का दिखता है, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स, इसे हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। यही क्रोमैटिन फाइबर जब ये सेल आपका एनलार्ज होता है तो यही फाइबर्स आपके श्रिंक होकर सिकुड़ कर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह की, और ये स्ट्रक्चर आपके कहलाते हैं क्रोमोसोम। तो इसी क्रोमैटिन फाइबर के कंडेंसेशन से आपका क्या बना, क्रोमोसोम बना। और इन्हीं क्रोमोसोम के ऊपर सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट होती है जो कि करेक्टर ट्रांसमिट करती है, वो इस तरह से अरेंज होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्या, जीन। तो यहाँ पर करेक्टर ट्रांसमिट जो हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, एक्चुअल में जीन की वजह से हो रहे हैं। तो जीन इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, या फिर जिससे आपका क्या हो रहा है, जीन आपकी वो यूनिट है जो करेक्टर को ट्रांसफ़र कर रही है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, when a plant cell is placed in hypertonic solution it undergoes। जब आपके एक प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाए, तो यहाँ पर मैंने आपको सिंपली बताया, हाइपर मतलब ज़्यादा, तो प्लांट होगा कम, यानी सेल होगा कम। ये ट्रिक है थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए, हाइपर ज़्यादा, प्लांट सेल कम, यानी कि प्लांट सेल आपका श्रिंक होगा। अब आपको पता है ये आपका प्लांट सेल था, अगर ये श्रिंक होकर छोटा हो रहा है तो यहाँ हुआ क्या है, यहाँ पर वाटर बाहर निकला है, वाटर का लॉस हुआ है, वाटर लॉस हुआ है। तो यहाँ पर आपका देख लेते हैं हम राइट ऑप्शन। दूसरी चीज़ प्लांट सेल को रखा है, देखो आपके हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर एनिमल सेल को रखा जाए तो यहाँ से तो पानी आपका लॉस होता है, जिसकी वजह से इसका साइज़ छोटा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कह दिया प्लांट सेल, तो प्लांट सेल के अराउंड ये थिक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल, और ये सेल वॉल हाईली रिजिड होती है, ठीक है। तो जब इससे वाटर बाहर आपका रिलीज़ होगा, ठीक है, बाहर निकलेगा, तो बच्चे यहाँ पर क्योंकि ये रिजिड है, इस मेम्ब्रेन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पानी निकलने की वजह से यहाँ का जो साइटोप्लाज्म है वो इस तरह से श्रिंक होने लगेगा, ठीक है। तो ये श्रिंक होकर आपको सेल इस तरह का दिखेगा कि साइटोप्लाज्म ये श्रिंक हो गया, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मोलिसिस, यानी कि आपका प्लाज्मा फ्लूइड के लिए टर्म होता है, प्लाज्मा यानी कि सेल साइटोप्लाज्म का श्रिंकेज। तो यहाँ पर आपको बोला है प्लांट सेल में आपका कोई चेंज नहीं आएगा, कि यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरा है प्लाज्मोलिसिस हुआ, यानी कि श्रिंकेज हुई। तीसरा है डीप्लाज्मोलिसिस, यानी कि पहले श्रिंक था वो, और जैसे मैंने हाइपरटोनिक में रखा तो वो डीप्लाज्मोलाइज हो गया, यानी कि प्लाज्मोलिसिस जो है वो हट गई और वो नॉर्मल शेप पर आ गया। और यहाँ पर है कि रीप्लाज्मोलाइज हो रहा है, तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या होगा बच्चा, प्लाज्मोलिसिस होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली हेल्प इन सेल डिवीजन। इनमें से कौन सी आपकी सेल ऑर्गेनली जो है वो सेल डिवीजन में हेल्प कर रही है। सो यहाँ पर आपके ऑप्शन है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी सबको पता है ये क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट है, पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सो दिस इज पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ सेल। सो ये तो आपका हेल्प नहीं कर रही है सेल डिवीजन में। क्लोरोप्लास्ट आपका होता है किचन ऑफ सेल, जहाँ पर फूड बन रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कार्बन को एसिमिलेट किया जा रहा है। देन है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ एनर्जी मॉलिक्यूल बन रहा है ATP। ओके, देन नेक्स्ट इज सेंट्रियोल। ये टर्म आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, सेंट्रियोल क्या होता है। तो सेंट्रियोल बच्चा हेल्प करता है सेल डिवीजन में, और ये सिर्फ प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं है, ठीक है।
सिर्फ एनिमल सेल में है, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। ये आपकी इस तरह की परपेंडिकुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके। और ये दोनों ट्यूब एक दूसरे के परपेंडिकुलर इस तरह से होंगी, ओके। परपेंडिकुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड इनके अराउंड आपका एक शीट प्रेजेंट होती है। तो इन ट्यूब्स को ही आपका क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर सेंट्रियोल कहा जा रहा है। तो ये सेंट्रियोल जो स्ट्रक्चर होता है इट हेल्प्स इन द सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है। सो द राइट आंसर हेयर इज ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा टेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ, ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया, किसी सेल के इनसाइड अगर फूड मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो वहाँ पर क्या होगा। देखो डिफ्यूज़न और ओस्मोसिस तो हटा दीजिए, एंडोसाइटोसिस सेल के अंदर जाने के लिए, एक्सो मतलब होता है बाहर, एक्सोसाइटोसिस को हम सेल वॉमिटिंग भी कहते हैं, ठीक है, सेल वॉमिटिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका अमीबा जो फूड का इनटेक कर रहा है, अगर बाहर आ रहा है तो एक्सोसाइटोसिस, इनटेक कर रहा है तो एंडोसाइटोसिस। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा आपका, एंडोसाइटोसिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द सेल ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होता है जहाँ पर हम बात करें मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोई भी ऑर्गेनली की मेम्ब्रेन है उसका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। जीनेसिस का मतलब ही फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन को हम बायोजेनेसिस कह रहे हैं। और इसमें कौन हेल्प करेगा, तो यहाँ पर आपका गोल्जी बॉडी, क्योंकि मेम्ब्रेन आपकी बनी हुई है लिपिड्स प्रोटीन से, और लिपिड्स प्रोटीन जो ईआर में आपके बनते हैं उन्हें पैक कर कर सेल में डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचाने का काम कौन करती, गोल्जी बॉडी। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन बनाने के लिए लिपिड्स और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, और वो लिपिड्स और प्रोटीन आपको कहाँ से मिलेंगे, गोल्जी बॉडी से मिलेंगे। यहाँ पर एक और टर्म है बच्चा, परऑक्सीसोम क्या होते हैं, तो परऑक्सीसोम को हम प्लांट लाइजोसोम्स भी कहते हैं। प्लांट के अंदर जो लाइजोसोम्स होते हैं उन्हीं को परऑक्सीसोम भी कहा जाता है। ये इसके अंदर आपके एंजाइम होते हैं, कैटालेज एंजाइम एंड ऑक्सीडेज एंजाइम, और ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, यहाँ पर आपके परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2O2, ये प्लांट के लिए टॉक्सिक होता है। इस परऑक्साइड को तोड़कर यहाँ पर वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे। इसके अलावा परऑक्सीसोम में फैट का मेटाबॉलिज्म भी किया जाता है, यानी फैट का ब्रेकडाउन भी हो रहा है। तो यहाँ पर सिंपली परऑक्सीसोम प्लांट लाइजोसोम की तरह काम करता है, जो मॉलिक्यूल को, कॉम्प्लेक्स या टॉक्सिक मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम करेगा, ओके। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। इन द नेक्स्ट क्लास विल टेक फ्यू मोर MCQs ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।